Hello student, today we are going to start chapter 10 democracy और ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं इसको। पार्ट 1 है जिसमें गवर्नेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और आवर टॉपिक स्टार्टेड विथ अ श्लोका अडॉप्टेड फ्रॉम महाभारत, यानी जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे एक श्लोक से जो कि महाभारत से अडॉप्ट किया गया है। और शायद ये ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो शायद बहुत ही ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे स्टडी के पर्पज़ से भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, और ये चैप्टर में आपने देखा होगा जो आपका बुक जो टेक्स्ट बुक जो है उसमें सबसे चैप्टर पेज नंबर 149 और 150 है, और उसमें सबसे सबसे हेडिंग पे आप देखेंगे कि एक श्लोक लिखा हुआ जो महाभारत से लिया गया है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करता है। वो केवल एक श्लोक ही है जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर देता है, और हम लोग खैर इंटरनल जो चीज़ें हैं इसमें उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और क्लास आवर में हमने इसमें कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस भी किया हुआ है और आज थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर इसको आगे लेकर हम लोग चलेंगे। तो जो श्लोक है वो राजा नाम धर्मगुप्तराम धर्मो रक्षति रक्षिता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप देखिए लिखा द रूलर प्रोटेक्ट धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट इट। इसका हिंदी मीनिंग यानी इसका अर्थात क्या होगा, शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। शायद ये पौराणिक कालों से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और हमारे राजा महाराजाओं ने हमारी रक्षाएं की हैं, चाहे हमारे सामाजिक तौर पर लेकर के चले, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर भी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे क्या है। इसका जो स्टार्टिंग है इसमें आप एक और चीज़ उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल्स। ये भी आपका चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज पर सबसे फ्रंट पे ये नोट है, ये नोट्स है, इसमें आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब इसका अर्थ क्या है, यानी न्याय के बिना शांति नहीं। अब न्याय क्या, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और गवर्नेंस है, तो जाहिर सी बात है इसमें चीज़ें आएंगी, चाहे न्याय हो, शांति हो, समानता हो। लाइक जैसे जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जस्टिस, जस्टिस का मतलब हो गया आपका न्याय, पीस का मतलब हो गया शांति, ठीक है, इक्वालिटी का मतलब समानता, ठीक है, डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र, कुछ चीज़ें इसमें सब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि न्याय के बिना शांति नहीं है। जो पहला जो लाइन है, देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, यानी समानता के बिना न्याय नहीं है, विकास के बिना समानता नहीं है जो कि आपका नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, और संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं है। जो इस लास्ट 2 लाइन जो है इसको वो डिस्क्राइब करता है। तो खैर इसमें जो पहला जो दिया है, जो कि हम देखते हैं कि ग्रास रूट की बात कर रहा है, तो ग्रास रूट का हमने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है और हिंदी भी है। और ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, आई थिंक हमने क्लास में ज़्यादातर वर्ड हमने लिखवाया हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, अपने क्लास आवर में हमने किया था, ठीक है। लेकिन चैप्टर को समझाने के पर्पज से हमने अभी लिखा हुआ है और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ग्रास रूट। तो ग्रास रूट का मतलब क्या, यानी कोई चीज़ जब बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए हम ग्रास रूट का वर्ड यूज़ करते हैं।
अब बेसिक किसी भी चीज़ को हम स्टार्टिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर ही चलेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हम उसके बारे में हम जानकारी नहीं देंगे या उसके बारे में हम बताएंगे नहीं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो शायद हमको लगता है कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। और किसी टॉपिक को समझना हो तो सबसे बेसिक लेवल से हम चले तो सबसे बेस्ट माना जाता है, और आई थिंक वो समझ में भी आता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले क्या है ग्रास रूट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें भी ग्रास रूट से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या लिखा है उसका मीनिंग जानेंगे, पहले इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं। क्या है? द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है जो बेसिक लेवल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी एक्टिविटी है जो बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं या सपोज दैट कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे तो बहुत सारे मैक्सिमम जितने भी टॉपिक उसमें आते हैं तो हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे तभी जा करके उतने हायर लेवल तक जाते हैं। या फिर हम एक सीरीज वाइज क्लासेस के पैटर्न को भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम क्लास आवर में देखते हैं क्लासिंग जो है हमारा जो क्लास है स्टैंडर्ड है वो नर्सरी LKG UKG लाइक 1 2 3 4 करके वो सीरीज वाइज चलता है और चीज़ों को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। अगर एक बच्चा है तो आई थिंक वर्बल कम्युनिकेशन वो जान जाता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा उसको दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में तो खैर उसको नहीं आता जब तक वो स्कूलिंग टाइम में जाकर सीखे ना, या फिर घर में भी देखते हैं कि मम्मी पापा हैं दादा दादी हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें फैमिली एंड कम्युनिटी, उसमें भी हमने अपने पेरेंट्स के बारे में समझा था चैप्टर 9 में, और ये तो खैर चैप्टर 10 है। तो बेसिक चीज़ों को पहले हम घर में सीख लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो वर्डिंग्स हैं हम बोल तो लेते हैं, लेकिन सीखने के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहला चीज़ हम स्टार्टिंग में घर में हम सीख लेते हैं चीज़ों को, चाहे पापा बोलना है, मम्मी बोलना है, दादाजी बोलना है, दादी बोलना है, ठीक है, या चीज़ों को हमको मांगना है तो हम बोल करके, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग बोल लेते हैं और इजीली उसको प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख जाते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के लिए उन बच्चों को या तो सिखाया जाता है, हैंड राइटिंग देखा जाता है, उसको बनाया जाता है, हाथ पकड़ के लिखवाना, ये सब चीज़ें करना, तब जा करके वो प्रैक्टिसेस होती है, तब जाकर सीखते हैं। तो बेसिक चीज़ों को जब तक सिखाएंगे नहीं तो आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बेसिक इंग्लिश भी अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसके सेंटेंसेस वर्ड क्रिएट करना सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस क्रिएट करना सीखते हैं। तो बेसिक लेवल है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा क्रिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहले बैट पकड़ने तो आए, बॉल पकड़ने नहीं आ रहा, बैट पकड़ने तो कैसे आप क्रिकेट सीख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेसिक चीज़ चाहिए, और वही बात क्या रहा है तो लाइक चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एक्टिविटी हो, उसके लिए भी हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट जो फॉर्मेशन होता है उसका बेसिक लेवल ही होता है। जब तक बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तो शायद कुछ भी नहीं जान पाएंगे हम उसके बारे में, जान भी लेंगे तो शायद उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे या प्रभावी तरीके से उसको हम कहीं पर लागू नहीं कर पाएंगे। तो वो ग्रास रूट की बात है जिसका हिंदी मीनिंग होगा जमीनी स्तर या फिर मूलाधार, जिसका किसी भी चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो, वो मूलाधार कह सकते हैं और जमीनी स्तर कह सकते हैं। जब दूसरा बात करेंगे सेकंड नंबर इसी में हम देखेंगे यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, वही क्या लिखे, a system of government in which power is held by elected representatives। अब वो पावर जो है वो लोगों के पास भी हो सकता है, लेकिन जो लोग हैं सभी लोगों को अलग अलग पावर तो नहीं दिया जा सकता है। तो लोगों को जो पावर दिया गया है वो एक वोटिंग राइट्स के फॉर्म में दिया गया है कि लोग वोट दे करके, वोट डाल करके, जैसे टाइम टू टाइम देखते हैं असेंबली, अभी बिहार में स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो MLAs को हम वोट देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं MLAs, MPs तो आपका सेंटर लेवल पे चले जाते हैं, और जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और वो लोकसभा राज्यसभा में जो भी हमारा जो बिल होता है उस पर चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होता है, तब जाके एक कानून बनता है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लोकसभा से पास आउट होगा तो राज्यसभा में डिस्कशन होगा, उस पर डिबेट होने के बाद बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक लॉ क्रिएट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी
टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है वो हमने आप लोगों को लिखवाया है, 6-7 जो टाइप था ऑलरेडी हमने क्लास में लिखवा चुके हैं, हम लिखवाए हुए हैं और उस पर हमने चर्चा भी किया हुआ है। तो अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक डेमोक्रेसी हो गया आपका, डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की सिस्टम हो जाता है, प्लूटोक्रेसी हो जाता है, स्टेटोक्रेसी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं उसके, लेकिन उतना हायर लेवल पे नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो बेसिक 3 चीज़ें हैं खासतौर पे, जो डेमोक्रेसी है, मोनार्की सिस्टम है और एक डिक्टेटरशिप है, जिन तीनों के बारे में ऑलरेडी हमने बताया है। तो क्या है डेमोक्रेसी? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? लोकतंत्र। इसका मीनिंग क्या हुआ? लोकतंत्र या जनतंत्र कह सकते हैं, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग मतलब वही है, ठीक है। जब देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो वो अधिकार दिए जाते हैं वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बातों को वो स्टेट असेंबली में रखते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में रखते हैं। तो स्टेट असेंबली में एमएलएस का इलेक्शन होता है, जो अभी बिहार में हुआ भी हाल ही में। फिर नेक्स्ट गवर्नेंस की बात करेंगे, तो ये भी हमारा इसी चैप्टर इस टॉपिक का ही हिस्सा है, जो कि गवर्नेंस की बात करेंगे, जो कि शासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो गवर्नेंस जो है क्या है? द सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट्स, यानी जो एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जो चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था के ही अंदर की बातें हैं, व्यवस्था में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? शासन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात किया, हमने केवल इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना है कि गवर्नेंस की ज़रूरतें क्यों हैं, ग्रास रूट क्या है, या डेमोक्रेसी क्या है। तो उसको थोड़ा और बड़े लेवल पे चलेंगे, नेक्स्ट जो कुछ क्लासेस आएंगी तो उनमें भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, और हमने क्लास आवर में भी कुछ चीज़ों पर इस पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उनके लिए भी ये बेहतर है जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया होगा या मिस हो गया होगा जिनका क्लास, उनका नए सिरे से वो जान पाएंगे, और जिनका क्लास में ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया है तो वो सही तरीके से उनको और एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो और अच्छे से जान पाएंगे। आज जो हम बात करेंगे ऑर्गन्स के ऊपर बात करेंगे। कौन से ऑर्गन्स? वो हम बात करेंगे गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स होते हैं, यानी 3 ऑर्गन्स हैं, या उसको कह सकते हैं ब्रांचेस हैं। गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इनके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, और इसको भी हमने क्लास आवर पे डिस्कस किया है, बट आज थोड़ा और इसके बारे में और थोड़ा वास्ट लेवल पे जानने का कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो हम इसमें बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, और ये नोट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अदर जाएगा, और आप लोग उसको नोट कीजिएगा। और चैप्टर 10 का स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन इसमें दिया होगा, 3 क्वेश्चंस हैं, उस 3 क्वेश्चंस के हमने आंसर, क्वेश्चन विद आंसर हमने उसको नोट किया है, और उस PDF में ही आपका चला जाएगा, और आप उसको एज इट इज़ जो इसमें जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ नोट भी करना है, इसको भी नोट करना है, और जो PDF में जो जाएगा उसके साथ में इसको भी हम PDF में डलवा देंगे, ठीक है। उसको आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, और ऐसे पेयर में साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो ब्रांचेस ऑफ या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या? जैसे हमने अभी बात किया स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होते हैं, उनमें जब हम बात करते हैं तो उनमें देखिएगा ना, हमारे कुछ MLAs होते हैं, MPs होते हैं, वो लेजिस्लेचर के ही फॉर्म में होते हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये काम उनका होता है, और साथ ही साथ जो भी ज़रूरत है खासतौर पे हमारे समाज के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है लॉज बनाने की, वो लॉज मेकर भी इनको कहा जाता है, और ये लॉ बनाते हैं। और लॉ जो है लोकसभा राज्यसभा में उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वो हमने बोला भी आपको, और उसी के बेस पर एक कानून को बनाया जाता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं क्या इनमें क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहला क्या है? लेजिस्लेचर, जो कि विधायिका के फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो विधायिका है
हम एक चीज़ और करेंगे कि इसको ना बिहार लेवल पे भी इसके बारे में बात कर लेंगे कि बिहार, क्योंकि हम बिहार में लाइक विधान परिषद है, विधानसभा है, तो उसमें कितनी सीटें होती हैं, और जीके के पर्पज़ से भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोकसभा और राज्यसभा में उसमें कितनी सीटें होती हैं उस पर भी बात करेंगे। अगर इस क्लास में पॉसिबल होगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। इनके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि विधायिका जो है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं, नॉर्मल देखते हैं कि हम सुनते हैं ना नाम विधायक का इलेक्शन, या कह लीजिए वो विधायक हम चुनते हैं, तो हमारे आसपास के जो भी एरिया होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के कुछ अलग अलग विधायक होते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो विधायिका उसमें चली जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में क्या है, देखें, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड अपडेटिंग लॉज। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते तो ये रिप्रेजेंटेटिव ही हैं, जो कि हमारे द्वारा, हम ही कॉमन पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, तो वोटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग चुनते हैं। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होता है, लॉ को बनाना या लॉ को अपडेट करना। लॉ बनाना मतलब एक नया कानून बना देना, ठीक है, और अपडेट करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसको पहले से ऑलरेडी कोई कानून है उसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, अपडेट करना है। यानी पहले से कोई लॉ बना है, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ क्योंकि सामाजिक तौर पे चीज़ें, डेवलपमेंटल चीज़ें अलग अलग चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं, तो उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत होती है, तो वही अपडेट करना मतलब उसमें संशोधन वो लोग करते हैं, कुछ चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं अलग से, या उसमें इम्प्लाइज करते हैं, फिर उसमें चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं। तो उस तरीके से या तो वो लॉ मेकर होंगे तो लॉ बनाएंगे, लॉ मेकर है तो जाहिर सी बात है लॉ बनाने का काम वो लोग करते हैं, ठीक है, और उसमें अपडेट करना। लॉ बनाने का मतलब यह नया लॉ बना देंगे, वो लोग बनाएंगे, उस पर बात होगा और उसका एक नया लॉ बनेगा, ठीक है, आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। और अपडेट करने का मतलब उस लॉ पहले से बना हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। फिर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक एमपीज जो कि नेशनल लेवल पर जाते हैं, एंड एमएलए जो कि स्टेट लेवल पर जाते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके अंदर कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो खास तौर पे क्या रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम चुनते हैं, ठीक है, चुन करके हम लोग भेजते हैं। चाहे एमपीज चुनते हैं तो एमपी जो होते हैं वो नेशनल लेवल पर जाते हैं, जो कि हमारे लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, हमारे जो बातें हैं उनको सेंट्रल लेवल तक पहुंचाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं अपने अपने एरियाज़ के बारे में। फिर क्या है, नेक्स्ट जो है एमएलए की बात करते हैं, तो एमएलए का जो बात आ जाता है, ठीक है, वो हमारा स्टेट लेवल पे जाता है, ठीक है। अब स्टेट लेवल की बात करेंगे तो बिहार का, जब हमने इस बात को कहा भी कि बिहार लेवल पे एमएलएस का इलेक्शन होता है और नेशनल लेवल पे एमपीज का इलेक्शन होता है, तो वो हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या, ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है, वो पार्लियामेंट के मेंबर है, जो कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है। दिल्ली में हमारा, न्यू दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट हाउस है, उसके अंदर में 2 सदन है, ठीक है, 2 हाउसेस है, जिसको एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, और लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं उसको, और लोकसभा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके भी मेंबर हैं। लोकसभा में देखेंगे पहले 552 मेंबर थे, 552 मेंबर्स थे लोकसभा के अंदर, तो उसमें 2 मेंबर को उसमें हटाया गया, जो कि एंग्लो इंडियंस के नाम से जाना जाता था, उनको इंक्लूड किया हुआ था, या रिजर्वेशन कह लीजिए, उनके थ्रू रखा गया हुआ था उनको। अब 550 है, जिसमें करंट सिनेरियो में देखेंगे तो जो मैक्सिमम लिमिट जो है, इसका मैक्सिमम जो सीट है 550 है, और जो करंट सीट है वो 545 है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्लास में बात भी किया था, और इसका नोट्स भी हमने क्लास में बनवाया हुआ है। और जब राज्यसभा की बात करते हैं तो 550 मैक्सिमम लिमिट, और 250 मैक्सिमम लिमिट, और
245 के आसपास आपका 245 करंट सिनेरियो में है, तो उस पर वो अलग है, ठीक है। लेकिन जब हम एमएलएस की बात करते हैं तो एमएलएस जाहिर सी बात है स्टेट लेवल पे आ रहे हैं, तो उनके हम बात करेंगे तो बिहार लेवल पे बात कर रहे हैं। और बिहार लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि हमारे पास विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं उस पर, तो हम वो अलग से हम लिखेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये दो टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं देन आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड नंबर जो है पॉइंट एग्जीक्यूटिव्स है, जो कि कार्यपालिका, ठीक है। इनका हिंदी मीनिंग होगा कार्यपालिका। और इनका काम क्या होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। दिस इंक्लूड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स एंड एजेंसीज लाइक द पुलिस। अब क्या कि ये जो है लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। जैसे लॉज मान लीजिए एमएलए लाइक एमपीज ने लोकसभा राज्यसभा में कानून तो बना दिया और उसको फिर इम्प्लीमेंट कराने का काम यानी लागू कराने का काम आपका एग्जीक्यूटिव्स का होता है। तो उनके अंडर में बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं जो उनका इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, चाहे पुलिस फोर्सेज है वो लोग कराते हैं, ठीक है। वो उसमें लाइक उसको एक तरीके से लागू कराने का काम जो होता है वो इनका होता है। और इसमें कौन लोग होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो क्योंकि अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर है इसलिए एक से अधिक होते हैं। स्टेट 28 स्टेट्स हैं तो जाहिर सी बात है हमारे चीफ मिनिस्टर भी होंगे उतने, और उसी के अकॉर्डिंग फिर गवर्नर्स भी होंगे। तो जो काम हम देखते हैं कि जो काम प्रेसिडेंट का सेंट्रल लेवल पे होता है वही काम गवर्नर का स्टेट लेवल पे होता है, और जो काम प्राइम मिनिस्टर का सेंटर लेवल पे होता है या कंट्री लेवल पे होता है वही काम चीफ मिनिस्टर का स्टेट लेवल पे होता है। तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है और नॉमिनल पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है, सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। और स्टेट लेवल पे रियल पावर चीफ मिनिस्टर के पास है लेकिन नॉमिनल पावर गवर्नर के पास है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पुलिस एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। जैसे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसको हम चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीसी, डीएम ये सब कहते हैं, चाहे आपके कमिश्नर है, आईजी है, डीआईजी, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कराते हैं, वो विभाग होता है इनका अपना अलग अलग, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर क्या है, जुडिशरी की बात करेंगे तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद देखा जाता है कि जुडिशरी उन चीज़ों को देखती है कि क्या ये कानून जो बना है क्या वो सही है, उस पर भी ध्यान देने का काम करती है। और जो कानून बना है क्या इसको कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, उसको तोड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कानून बना है तो इम्प्लीमेंट होगा, अब इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो कानून तोड़ा जाता है तो उसके लिए फिर हमारे लिए न्यायपालिका बनी हुई है जुडिशरी, जो उसको देख रेख करती है। तो क्या है, कोर्ट सिस्टम लाइक उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, और भी कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, अलग अलग, दैट इंटरप्रेट लॉज, सेटल डिस्प्यूट्स अप एंड डिटरमाइंस पनिशमेंट्स। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने लॉ को तोड़ा, अब लॉ ब्रेक किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट होगा, कुछ उस पर जो भी जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, किसी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें जो जजमेंट आएगा उसका जो भी उसमें डिस्प्यूट या सेटलमेंट करना है, दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया तो उसको डिस्प्यूट भी किया जाता है, उसको सेटलमेंट किया जाता है। या फिर वैसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन में किसी ने कुछ किया है तो उसको पनिश भी किया जाता है। ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि लॉस होंगे तो जाहिर सी बात है लोग थोड़ा तो अंदर चीज़ों को, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने का स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो कर पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि जो अभी हमने आप लोगों को बोला कि एमएलए की बात करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते हैं आपको, और फिर इस चैप्टर को हम अभी जो टॉपिक है इसको अभी एंड करेंगे थोड़ा देर में, और आप उसको पेयर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर इसके बाद जो टॉपिक है उसको भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको उसके लिए लेकर के हम चलेंगे।